1 जून 1999। अपने निर्धारित फ्लाइट प्लान के अनुसार अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 1420 ने शिकागो से सॉल्ट लेक सिटी और फिर सॉल्ट लेक सिटी से डैलस तक की उड़ान कंप्लीट की। फ्लाइट प्लान के अनुसार अपनी तीसरी और आखिरी उड़ान के लिए अब इस फ्लाइट को डैलस से लिटिल रॉक जाना था। फ्लाइट 1420 को उस दिन 48 वर्षीय कैप्टन रिचर्ड बशमैन कमांड कर रहे थे। 10,234 घंटों के एक्सपीरियंस के साथ कैप्टन बशमैन एक बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट थे। 1972 में यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स अकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद कैप्टन बशमैन ने 1979 तक एयरफोर्स में फ्लाइट पायलट के तौर पर नौकरी की थी। एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट कलोनल प्रमोट होने के बाद 1979 में उन्होंने अमेरिकन एयरलाइंस ज्वाइन की और तब से अब तक पिछले 20 सालों में कैप्टन बशमैन का फ्लाइट रिकॉर्ड एकदम बेदाग था। एक्सीडेंट के 1 साल पहले ही उन्हें MD-80 एयरक्राफ्ट के चेक एयरमैन के तौर पर प्रमोट किया गया था, जिसका मतलब था कि उनके अप्रूवल के बाद ही एक नए ट्रेनी पायलट को MD-80 प्लेन को उड़ाने का लाइसेंस दिया जाता था। फ्लाइट में कैप्टन के साथ 35 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर माइकल ओरिजिल सवार थे, जो अमेरिकन एयरलाइंस के साथ 1 साल से भी कम समय से नौकरी कर रहे थे। हालांकि MD-80 प्लेन को उड़ाने का उनका एक्सपीरियंस केवल 182 घंटों का था, लेकिन इससे पहले पिछले 6 सालों से कॉर्पोरेट पायलट के तौर पर नौकरी करते हुए उन्होंने 4,292 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस अचीव किया था। कैप्टन बशमैन की तरह ही फर्स्ट ऑफिसर ओरिजिल ने अपना फ्लाइंग कैरियर US नेवी में शुरू किया था, जिसके बाद एक एयर ट्रैफिक कंपनी में चीफ पायलट और फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रहने के बाद उन्होंने अपना कमर्शियल पायलट करियर शुरू किया। सेंट्रल डेलाइट टाइम के अनुसार फ्लाइट 1420 को रात के 8:28 पर डैलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करना था और अपनी 1 घंटे 13 मिनट की उड़ान पूरी करके रात के लगभग 9:41 पर लिटिल रॉक पहुंचना था। लेकिन खराब मौसम के कारण नेशनल वेदर सर्विस ने वार्निंग मैसेज जारी करते हुए फ्लाइट के पायलट्स को बताया कि डैलस से लिटिल रॉक तक के फ्लाइट पाथ में मौसम बहुत ज्यादा खराब और तूफान के साथ साथ ओले गिरने की संभावना है, जिसके चलते फ्लाइट 1420 को डैलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने में देरी हो सकती है। अब चूंकि दोनों पायलट सुबह से ही पहली 2 उड़ानों में भी पिछले 12 घंटों से ड्यूटी कर रहे थे, तो एयरलाइंस के रूल्स के अनुसार पायलट एक बार में लगातार 14 घंटों से ज्यादा ड्यूटी नहीं कर सकते थे। और जैसा कि आज की उनकी आखिरी उड़ान थी, इसलिए दोनों पायलट्स किसी भी तरह ये उड़ान पूरी करके अपनी ड्यूटी खत्म करना चाह रहे थे। एक तो मौसम के कारण फ्लाइट को टेक ऑफ परमिशन मिलने में देरी हो रही थी, वहीं प्लेन में भी कुछ तकनीकी खराबी के कारण टेक ऑफ करने में डिले हो रहा था। इसी के चलते पायलट्स ने एयरपोर्ट डिस्पैचर को कांटेक्ट किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि या तो फ्लाइट को कैंसिल कर दिया जाए या फिर दूसरे एयरक्राफ्ट का इंतजाम कीजिए। इसलिए डिस्पैचर ने तुरंत ही MC डोनाल्ड डगलस MD-82 सीरीज के एक दूसरे एयरक्राफ्ट का इंतजाम किया, जो डोमेस्टिक रूट पर ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 139 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर्स के साथ कुल मिलाकर 145 लोग उस नए MD-80 प्लेन में सवार होते हैं। सभी ग्राउंड टास्क कंप्लीट होने के बाद पायलट्स रोल ऑफ प्रोसेस शुरू करते हैं और प्लेन को डिपार्चर गेट से पुशबैक करने का निर्देश देते हैं और अपने निर्धारित टेक ऑफ टाइम से 2 घंटे और 12 मिनट की देरी से रात के लगभग 10:40 पर अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 1420 ने 139 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर्स के साथ डैलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेक सिटी जाने के लिए टेक ऑफ किया। पायलट्स लिटिल रॉक पहुंचने के बाद बहुत ही ईगर थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही 12 घंटे की ड्यूटी पूरी कर ली थी। साथ ही वो एयरलाइन की तरफ से प्रेशर में थे कि जल्द से जल्द अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचें। लेकिन मौसम बिगड़ता ही जा रहा था और रूट के आसपास तेज तूफान आया हुआ था। टेक ऑफ के 5 मिनट बाद प्लेन अपने रूट पर था। इसके कुछ समय बाद फ्लाइट डिस्पैचर ने पायलट्स को एक मैसेज सेंड किया कि तूफान तेजी से लिटिल रॉक की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए जल्दी करें ताकि उसके पहुंचने से पहले फ्लाइट की लैंडिंग हो सके। दोनों पायलट्स इस समय प्रेशर में थे, फिर भी एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते हुए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे थे।
11:05 पर ट्रैफिक कंट्रोल ने लिटिल रॉक एयरपोर्ट के आसपास सीवियर थंडरस्टॉर्म को लेकर वार्निंग ब्रॉडकास्ट की। इसे सुनते ही पायलट्स परेशान हो गए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में खराब मौसम जैसे कि बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर, तूफान और लाइटनिंग से कई विमानों के साथ हादसा हो चुका है। इसके कुछ समय बाद इन्होंने लिटिल रॉक के कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया और कंट्रोलर ने इन्फॉर्म किया कि तूफान एयरपोर्ट के नॉर्थ वेस्ट साइड से तेजी से आ रहा है। विंड की स्पीड नॉर्थ वेस्ट की तरफ से 44 नॉट्स है। अब जिस रनवे पर उन्हें फ्लाइट को लैंड करना था वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ अलाइन था, यानी ये तूफान एक क्रॉस विंड था जो रनवे को क्रॉस करते हुए गुजर रहा था। बता दें कि इस हालत में प्लेन को लैंड करना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग साबित होता है। ऐसे में कंट्रोलर ने सजेस्ट किया कि वो रनवे 22 पर लैंड करें, जिसका फेस साउथ वेस्ट की तरफ है। अमेरिकन एयरलाइंस की पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर रनवे ड्राई हो और क्रॉसविंड 30 नॉट से ज्यादा ना हो तो लैंडिंग कराई जा सकती है। वहीं रनवे गीला हो तो ये लिमिट 20 नॉट्स है। हालांकि फर्स्ट ऑफिसर माइकल ओरिजिल का मानना था कि ये लिमिट 25 है। इनके बीच का आर्ग्यू किसी पॉइंट पर तो नहीं पहुंचा, लेकिन यहाँ कैप्टन बशमैन सही थे, क्योंकि अमेरिकन एयरलाइंस के अकॉर्डिंग MD-80 की वेट रनवे पर लैंडिंग लिमिट 20 नॉट्स क्रॉसविंड ही थी। इसके बाद 11:39 पर फिर से कंट्रोलर ने कांटेक्ट किया और उनसे पूछा कि क्या आप रनवे देख पा रहे हैं। इस पर फर्स्ट ऑफिसर ओरिजिल ने जवाब दिया कि हमें नजर तो आ रहा है, लेकिन चीजें बहुत क्लियर नहीं हैं। फिर भी हमें लगता है कि हम रनवे 22 पर उतर सकते हैं, क्योंकि तूफान अभी भी यहां से थोड़ा दूर है। इस पर कंट्रोलर ने कहा कि हमें एयरपोर्ट के लिए विंड शीर वार्निंग रिसीव हो रही है। आपको बता दें कि विंड शीर लैंडिंग के लिए बहुत ही डेंजरस माना जाता है, क्योंकि इसमें विंड का डायरेक्शन शॉर्ट डिस्टेंस में बदलता रहता है और इसकी वजह से पहले भी कई एयरप्लेन क्रैश हो चुके हैं। पायलट्स पर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था और वो जल्द से जल्द एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करना चाहते थे, लेकिन कंडीशन देख के लग नहीं रहा था कि ये सेफ लैंडिंग के फेवर में है। इसके कुछ समय बाद कंट्रोलर ने इन्फॉर्म किया कि विंड ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया है और अब वो नॉर्थ की तरफ से नहीं बह रही है। कैप्टन बशमैन ने डिसाइड किया कि हमें रनवे 4 पर उतरना चाहिए, जो सेम रनवे था, लेकिन ऑपोजिट साइड से कंट्रोलर पायलट को लैंडिंग के लिए डायरेक्ट कर रहे थे और समय समय पर उन तक जरूरी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे थे। ऑफिसर ओरिजिल ने कंट्रोलर को बताया कि उन्हें बहुत मुश्किल से यह रनवे नजर आ रहा है, लेकिन कैप्टन बशमैन उसे नहीं देख पा रहे। ऐसे में ओरिजिल बशमैन को गाइड करने लगे। तभी मौसम बिगड़ने लगा। प्लेन और एयरपोर्ट के बीच बादलों ने अपना डेरा जमा लिया, जिसके बाद उन्हें आगे का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इस पर बशमैन ने झल्लाते हुए कहा कि आई हेट जब मुझे पता नहीं चलता कि मैं किस जगह पर हूं। इसके बाद कंट्रोलर ने फ्लाइट 1420 को इन्फॉर्म किया कि इस समय एयरपोर्ट पर हैवी बारिश हो रही है और रनवे पर 3000 फीट से भी कम विजिबिलिटी है। तूफान नॉर्थ की तरफ से 30 नॉट्स की स्पीड और 350 डिग्री के एंगल में चल रहा है। ये इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अमेरिकन एयरलाइंस की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वेट रनवे पर क्रॉसविंड लैंडिंग लिमिट से बहुत ज्यादा थी। लेकिन यहां ऑफिसर ओरिजिल से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। जब ओरिजिल ने ट्रांसमिशन को पढ़ा तो उन्होंने गलती से 350 की जगह 030 पढ़ दिया, जो हेडविंड होती है, ना कि क्रॉसविंड। दरअसल हेडविंड को लैंडिंग के लिए बहुत ही फेवरेबल माना जाता है, क्योंकि इसमें हवा सामने से बह रही होती है और लैंडिंग के बाद प्लेन की स्पीड को कंट्रोल करने में मदद करती है। खैर 030 सुनने के बाद कैप्टन बशमैन को सब ठीक लगा, इसलिए उन्होंने लैंडिंग चेकलिस्ट शुरू कर दी, गियर को डाउन कर दिया और प्लेन की लाइट्स ऑन कर दी। 11:48 पर कंट्रोलर ने फिर से विंड शीर अलर्ट भेजा, लेकिन पायलट्स को लगा कि इस विंड में रनवे पर सेफ लैंडिंग की जा सकती है। इसके कुछ समय बाद कंट्रोलर ने रिपोर्ट किया कि रनवे पर विजिबिलिटी अब सिर्फ 1600 फीट है, लेकिन इसे भी पायलट्स ने इग्नोर कर दिया। इतनी सारी गलतियों के बीच आखिरकार प्लेन ने रनवे को टच किया। गीले रनवे पर प्लेन तेजी से दौड़ने लगा। टचडाउन के कुछ सेकंड बाद पायलट्स को रनवे नजर आने लगा।
कैप्टन बशमैन ने विंडस्क्रीन वाइपर को ऑन किया ताकि सामने और भी क्लियर नजर आ सके। उसी दौरान तेज हवा ने प्लेन को रनवे सेंटर लाइन से दाईं ओर धकेल दिया। पायलट ने प्लेन को स्लो करने के लिए फौरन ही थ्रस्ट रिवर्सर को स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसे स्टार्ट करने से प्रॉब्लम सॉल्व होने की जगह और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि इससे पायलट्स को डायरेक्शनल कंट्रोल में प्रॉब्लम आने लगी। इसी के चलते 6 सेकंड के बाद उन्होंने इसे बंद कर दिया। तेज हवा और बरसात के बीच गीले रनवे पर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ते हुए प्लेन की डायरेक्शन को कंट्रोल करना दोनों पायलट्स के हाथ से बाहर निकल चुका था। देखते ही देखते प्लेन सेंट्रल लाइन से हटकर रनवे की दाईं तरफ जाने लगा। इसके कुछ ही सेकंड बाद यह रनवे 22 के लाइटिंग सिस्टम के लिए बनाए गए मेटल के खंभे से टकरा गया। प्लेन की स्पीड ज्यादा होने की वजह से इतनी जोरदार टक्कर हुई कि उसके परखच्चे उड़ गए, कॉकपिट में छेद हो गया और प्लेन टूटकर 3 टुकड़ों में बट गया। खंबे के कॉकपिट और प्लेन के कई हिस्सों में घुसने से कैप्टन बशमैन और फर्स्ट क्लास कैबिन के 2 यात्रियों की फौरन मौत हो गई। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि प्लेन के क्रैश होने के बाद उसके पिछले हिस्से में भयानक आग लग गई थी, जहां लगभग आधे पैसेंजर मौजूद थे। ये लोग तेजी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कैबिन में धुआं भरने लगा और सब घबरा के भागने लगे। काफी लोग इमरजेंसी एग्जिट्स के जरिए निकलकर बारिश और अंधेरे में इधर उधर भटकने लगे, लेकिन 4 यात्री वहां से समय रहते बाहर नहीं निकल पाए और धुएं में सांस लेने की वजह से उनकी मौत हो गई। इस हादसे में फर्स्ट ऑफिसर ओरिजिल की जान बच गई, लेकिन उनका पैर 3 जगह से फ्रैक्चर हो गया था। उन्होंने हिम्मत करके अमेरिकन एयरलाइन को हादसे के बारे में इन्फॉर्म किया। उसके बाद अपनी वाइफ के पास कॉल किया। 18 मिनट में फायर फाइटर्स घटनास्थल पर पहुंच गए। तेजी से पैसेंजर्स को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। ऑफिसर ओरिजिल वो आखिरी इंसान थे जिन्हें वहां से निकाला गया था, क्योंकि ये मलबे में बुरी तरह से फंस गए थे और उन्हें डेब्रिस को काट कर निकालने में काफी समय लग गया था। इस हादसे में 145 पैसेंजर्स और कैबिन क्रू में से 9 लोगों की मौत मौके पर हो गई, जबकि 2 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। हादसे की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि स्पॉयलर्स को स्टार्ट ना करना इस दुर्घटना के होने का मेजर रीजन था। एक्चुअली ग्राउंड स्पॉयलर्स प्लेन के पंखों के ऊपर लगे होते हैं, जिनका काम प्लेन को नीचे की तरफ लाना होता है। ये ब्रेकिंग सिस्टम और स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं और साथ ही प्लेन पर नीचे की तरफ भार भी डालते हैं। नॉर्मली स्पॉयलर्स को गियर डाउन करते समय एंड में एक्टिव किया जाता है, ताकि प्लेन जब रनवे को टच करे तो ये अपने आप ही खुल जाए। इसके खुलने के बाद ब्रेकिंग सिस्टम पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और प्लेन जल्दी रुकता है, क्योंकि स्पॉयलर्स के एक्टिवेट होने से ब्रेक्स की एफिशिएंसी 80% बढ़ जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतना इंपॉर्टेंट स्टेप कैप्टन से छूट कैसे गया। असल में कैप्टन्स ने लगातार 16 घंटे तक ड्यूटी की थी, ताकि वो समय रहते यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचा सकें। ये बुरी तरह से थक चुके थे, साथ ही खराब मौसम की वजह से स्टार्टिंग से ही प्रेशर में रहे। ऐसे में एक पॉसिबल रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से वो इस इंपॉर्टेंट स्टेप को भूल गए हों। इस हादसे के बाद अमेरिकन एयरलाइन ने अपनी फ्लाइट ऑपरेशन मैनुअल को अपडेट किया। पायलट्स के मैक्सिमम ड्यूटी टाइम को रिड्यूस किया गया और नई लिमिट्स बनाई गई। इसके अलावा यह भी जरूरी कर दिया गया कि क्रैश के बाद बिना पूछे कंट्रोलर हादसे की सारी रिपोर्ट दे, ताकि समय पर सहायता पहुंचाई जा सके। कुछ नए रूल्स बनाए गए और रनवे में भी बदलाव किया गया, जिसकी वजह से फ्लाइट 1420 यूएसए का आखिरी वेदर रिलेटेड क्रैश था। पर अपने काम के लिए कैप्टन बशमैन के अंदर जो डेडिकेशन था वो वाकई सलाम करने वाला है। हालांकि उनके इस डेडिकेशन की कीमत 11 लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।